गुड आफ्टरनून बच्चों। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था, अध्याय 14 हम स्टार्ट करेंगे, प्राकृतिक संपदा। ठीक है, तो जो प्राकृतिक संपदा है, नाम क्या है? प्रकृति की जो संपदा है। प्रकृति मतलब हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के आसपास जो इसका पर्यावरण है, उसमें मिलने वाला जितना जो भी चीजें हैं, वो उसकी संपदा में आ जाती है। और मुख्य रूप से इस अध्याय में हम जब संपदा की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो परिवेश है, हमारी जो आसपास का वायुमंडल है, उसमें जो भी अजैव घटक हैं, उनकी बात की गई है। ठीक है, तो देखिए, उन अजैव घटकों में छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा है, जैव घटक वह होते हैं किसी परिवेश में जो जीवित होते हैं, और अजैव घटक जो निर्जीव हैं, जैसे वायु, जल, पृथ्वी, है ना। ये सब चीजें जो हैं अजैव हैं। तो ये अजैव घटक कौन से हैं? और जब हम इस चैप्टर की बात करें, प्राकृतिक संपदा, तो ये प्राकृतिक संपदा से क्या मतलब हमारे आसपास मिलने वाले कुछ घटक, अजैव घटक हम कह सकते हैं, जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, जीवन के लिए आवश्यक है। अब आपको क्या पता है कि जीवन के लिए कुछ चीजें आवश्यक हैं, और वह कहाँ मिलती हैं? पृथ्वी पर, क्योंकि जीवन केवल पृथ्वी पर ही संभव है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन संभव है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर कुछ इस तरह की परिस्थितियां हैं जहां पर कोई भी जीव अपना जीवन यापन कर सकता है। उन परिस्थितियों के कारण पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। ठीक है, अब जीवन क्यों संभव है? क्योंकि पृथ्वी पर वैसी परिस्थितियां, और वो क्या है? जीवन के लिए किसी भी जीव को क्या चाहिए? उसको उसके आसपास का परिवेश चाहिए, उसमें उसको मिलता है ताप। ठीक है, उसको मिलता है जल, उसको मिलती है वायु, उसको मिलता है भोजन। तो क्योंकि हमारी पृथ्वी पर ये सभी चीजें उपलब्ध हैं, और वो सभी परिस्थितियां उपलब्ध हैं जो जीवन के लिए आवश्यक हैं, इसलिए पृथ्वी पर जीवन जो है वो संभव है। तो जीवन पृथ्वी पर ही है, किसी और ग्रह पर नहीं है। वो उन परिस्थितियों के कारण है, और उन परिस्थितियों में हमें पता है कि ये सब चीजें किसी जीव को जीवित रहने के लिए चाहिए। ठीक है, पृथ्वी पर जो जितने भी जीव जंतु, देखो, जितने भी जीव जंतु जो पृथ्वी पर रह रहे हैं, उनको उनकी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, हर सभी की, हमारी भी कुछ आवश्यकताएं हैं। तो जितनी भी आवश्यकताएं हैं, वो इस पृथ्वी पर उनकी पूरी हो रही हैं। और उसके लिए, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई जीव जो है, वो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है, और जो पृथ्वी की जो संपदा है, उस पर निर्भर है। अब ये संपदा शब्द किस चीज के लिए है, वही हम इस अध्याय में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो, अब पृथ्वी पर ये संपदा कौन कौन सी है, इसी की बात इस चैप्टर में हम करेंगे। और क्योंकि वो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, इसलिए क्या नाम दिया है? प्राकृतिक संपदा। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है पृथ्वी पर ये संपदा कौन कौन सी है? कौन कौन सी है? तो देखो, इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें है जल, स्थल और वायु। ये मुख्य रूप से हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध वे संपदा है जो किसी भी जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक है, और इन्हीं की हम बात करेंगे यहाँ पर। और देखिए, आगे बात करेंगे हम कि क्या क्या पृथ्वी पर उपलब्ध है। आपको पता है
कि पृथ्वी के ऊपर की जो परत है, पृथ्वी की बाहरी परत, ऊपरी परत, ये क्या है? उसे हम कहते हैं स्थल मंडल, जिसके ऊपर सभी जीव जंतु रह रहे हैं, पेड़ पौधे रह रहे हैं, ठीक है, उसे कहा गया स्थल मंडल। और इस थल मंडल पर 75% जो है वो जल है। और ये तो आपको सभी को पता है, पानी 75% जो हमारी पृथ्वी जो है वो जल से कवर्ड है। और इसमें भूमिगत जल भी आ जाता है जो भूमि के नीचे है। ठीक है, तो ये जल का जितना भी भाग है ये जलमंडल कहलाता है, जलमंडल। ठीक है, उसके बाद हमारे चारों ओर जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर एक परत बनी हुई है, कंबल की तरह की गैसों की एक परत बनी है, जिसे, इसमें वायु है सारी, इसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। ठीक है, तो ये वायुमंडल कंबल की तरह पृथ्वी को ओढ़े हुए है। तो ये देखिए, जलमंडल, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल, जहां ये तीनों, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल तीनों मिलते हैं, जहां ये तीनों अ, घटक पृथ्वी के मिलते हैं, वहां पर जीवन संभव है, वहां पर जीवन संभव होता है। और क्योंकि इस स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल जहां मिल रहे हैं, वहीं उसी स्थान पर जीव जंतु रहते हैं, जीवन यापन करते हैं। इसीलिए इस पूरे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को संयुक्त रूप से हम क्या कहेंगे? जीव मंडल। ठीक है, तो इसे जीव मंडल कहते हैं, जहाँ जीव जंतु रह रहे हैं। इसमें कुछ घटक जो हैं जैव हैं और कुछ घटक अजैव हैं। इस वायुमंडल, इस जीव मंडल में कुछ जैव घटक हैं जो सजीव हैं, कुछ अजैव घटक हैं जो निर्जीव हैं। ठीक है, तो अगला हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है 14.1, जीवन की श्वास। और जीवन की श्वास क्या है? वायु। तो पहली प्राकृतिक संपदा है वायु। वायु के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे वायुमंडल में वायु उपलब्ध है। और वह वायु जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। और कौन कौन सी गैसें हैं ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा ही है। इसमें आती है नाइट्रोजन, इसमें आती है ऑक्सीजन, इसमें आती है बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस आती हैं बहुत कम मात्रा में है। और वाटर वेपर्स आते हैं, जल वाष्प आते हैं। ये सब मिलकर हमारा जो वायुमंडल है उसको बना रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि पृथ्वी पर ये जो गैसों का जो एक संतुलन बना है, उन्हीं गैसों के संतुलन के कारण जीवन जो है वो संभव है। ठीक है, अगर हम दूसरे ग्रहों की बात करें, शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह, तो वहां पर इन गैसों का जो विनिमय है वो समान नहीं है। वहां पर क्या है? ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, यहाँ 95 टू 97% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है यहाँ के वायुमंडल में। शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के वायुमंडल में बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, जिसके कारण जीवन संभव नहीं है। लेकिन हमारे वायुमंडल में मुख्य रूप से ये गैसेस हैं जो सभी प्रकार के जीवन के लिए आवश्यक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब आपको क्या पता है कि हमारे वायु में जो ऑक्सीजन है वो बहुत आवश्यक है? और किस लिए? जितने भी हमारे जो कोशिकाएं हैं, एक कोशिकीय जीव हैं चाहे बहुकोशिकीय जीव हैं, वहां पर कोशिकाओं को ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, भोजन से ग्लूकोज मिलता है। और यह ग्लूकोज विखंडित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। ये हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, और 5th चैप्टर में भी इसके बारे में बताया गया, कोशिकाओं के बारे में। ठीक है, अब ये ऊर्जा मिलेगी कोशिका को तभी कार्य करेगी, ग्लूकोज को तोड़कर ये ऊर्जा मिलेगी, जिसके लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के द्वारा ग्लूकोज विखंडित होता है, ऊर्जा देता है, और साथ में कौन सी गैस निकालता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ऑक्सीजन निकलती है, यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है।
श्वसन प्रक्रम में। ये प्रक्रम हमने कोशिकाओं में पढ़ा है। दूसरा, हम कहते हैं कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जब हम ईंधन को जलाते हैं, ईंधन को जलाया जाता है, यानी जब कोई दहन प्रक्रिया होती है, तब दहन प्रक्रिया में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है दहन के लिए, और दहन के पश्चात जो गैस निकलती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये दो क्रियाएं हैं जो हम करते हैं। सभी जीव जंतु ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऑक्सीजन का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। दूसरी प्रक्रिया दहन की जो हम करते हैं, ऑक्सीजन यूज होती है वहां भी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इसके अलावा कभी कभी प्राकृतिक घटनाएं हो जाती हैं, जैसे जंगल में लग गई आग, तो जंगल में आग लगी, वहां भी ऑक्सीजन प्रयोग हुई होगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकली होगी। ठीक है, तो ये कुछ प्राकृतिक घटनाएं हैं जहां भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और ऑक्सीजन प्रयोग में आ रही है। तो इस प्रकार से हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 0.03% तक नियमित है, वहां पर स्थिर है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करने के लिए विभिन्न प्रकार के हमारे जीवों में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कैसे होता है वो आपको पता है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड प्रयोग होती है, जहां पर हरे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं। और दूसरा, समुद्री जीवों में भी प्रयोग होती है। समुद्री जीव जो है कार्बन डाइऑक्साइड को समुद्र के पानी में कार्बोनेट के रूप में प्रयोग करते हैं, CO3 टू चार्ज नेगेटिव। तो ये कार्बोनेट से अपना कवच बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कवच। और ये कवच बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोनेट द्वारा, और जो जल में कार्बन डाइऑक्साइड है वो वायुमंडल से फिर आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो स्थिर बनी है वायुमंडल में। ठीक है, इसलिए इन गैसों का जो अमाउंट है, विनिमय है, वो स्थिर रहना चाहिए वायुमंडल में। अगर किन्हीं गैसेस का अमाउंट बढ़ने लग जाएगा तो जीवन में कठिनाई आएगी। ठीक है, तो इतना पढ़ो आज के लिए, आप इतना काफी है। आगे वायु की और क्या भूमिका है जीवन में, उसे हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, इतना करो आज के लिए, काफी है। थैंक यू।